परीक्षा में निबंध लिखने के लिए हमेशा सवाल आते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो निबंध याद करके गए थे वो तो आया ही नहीं। ऐसे में हम डर जाते हैं। यदि हम निबंध के विषय और उसकी पूर्व तैयारी के बारे में जान लें तो किसी भी मुद्दे पर निबंध लिख सकते हैं। आइए इस पाठ में हम यही जानते हैं। उद्देश्य। आज मुझे इस पाठ में सीखना है निबंध का अर्थ और उसकी विशेषताओं को समझ पाना। निबंध के तीनों प्रकार वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक के भेद समझ पाना। निबंध के तीन अंग भूमिका, विषय वस्तु और उपसंहार का सही प्रयोग कर पाना। निबंध लिखने से पहले विषय का चयन और रूपरेखा बनाने का महत्व जान पाना। निबंध लेखन का परिचय। निबंध गद्य का एक महत्वपूर्ण रूप है। इसमें लेखक अपने विचारों, अनुभवों और भावनाओं को किसी विषय, घटना या समस्या के आधार पर क्रमबद्ध और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करता है। निबंध लिखते समय केवल तथ्यों का वर्णन ही नहीं, बल्कि लेखक की कल्पना, चिंतन, सोच और भाषा की सुंदरता भी झलकनी चाहिए। निबंध क्या है? निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ने प्लस बंध। बंध का अर्थ है बांधना या बंधा हुआ, तथा इसमें लगे नी उपसर्ग का अर्थ है अच्छी तरह या भली भांति। अर्थात निबंध का तात्पर्य अर्थ है विचारों अथवा घटनाओं को सही क्रम देकर गूंथा जाए या बांधा जाए। निबंध लिखना क्यों आवश्यक है? किसी विषय पर अपने विचारों को साफ और व्यवस्थित तरीके से लिखने की क्षमता विकसित होती है। भाषा पर पकड़ मजबूत होती है और उसे प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की कला आती है। निबंध के प्रकार। निबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तीन प्रकार इस प्रकार हैं। वर्णनात्मक निबंध। इसमें किसी वस्तु, घटना, स्थान, यात्रा, त्योहार या दृश्य का विवरण किया जाता है। यह सरल और सूचनात्मक होता है। विचारात्मक निबंध। इसमें बुद्धि और तर्क का प्रयोग होता है। किसी समस्या, सामाजिक विषय, धार्मिक या राजनीतिक विषय पर लिखा जाता है। इसमें समाधान या सुझाव भी प्रस्तुत किया जाता है। भावात्मक निबंध। इसमें कल्पना और भावनाओं की प्रधानता होती है। लेखक की संवेदनाएं और भावनाएं झलकती हैं। भाषा प्रभावशाली और भावनात्मक होती है। निबंध के तीन मुख्य अंग। भूमिका। इसे प्रस्तावना भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य पाठक की रुचि जगाना और विषय से परिचित कराना होता है। भूमिका की शुरुआत किसी प्रसिद्ध कथन, शेर, कविता, घटना या प्रसंग से की जा सकती है। भूमिका संक्षिप्त या छोटी और प्रभावशाली होनी चाहिए। विषय वस्तु। यह निबंध का मूल भाग है। इसमें विषय के विभिन्न पक्षों का तार्किक और क्रमबद्ध ढंग से विस्तार किया जाता है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। इसमें उदाहरण, तथ्य और तर्क का उपयोग करके निबंध को मजबूत बनाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि कोई बात किसी पक्ष विशेष के लिए आपत्तिजनक न हो। उपसंहार। इसे निष्कर्ष या समाप्ति भी कहते हैं। इसमें पूरे निबंध का सारांश संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। उपसंहार संक्षिप्त, छोटा, प्रभावशाली और सकारात्मक होना चाहिए। ऐसा हो कि निबंध पढ़ने के बाद पाठक पर गहरा प्रभाव पड़े और उसे ये भी न लगे कि निबंध अधूरा ही रह गया। निबंध लेखन से पहले की तैयारी। निबंध लिखने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। विषय का चुनाव। प्रश्न पत्र में अक्सर 4-5 विषय दिए जाते हैं। उनमें से केवल एक पर निबंध लिखना होता है। हमेशा वही विषय चुनना चाहिए जिस पर आपकी अच्छी जानकारी हो,
जिस पर आपके पास अपने विचार हों, जिसके बारे में आपके पास उदाहरण या अनुभव हों। यदि एक से अधिक विषय अच्छे लगे तो वही चुनें जिसमें आप अधिक सहज महसूस करते हों। रूपरेखा निर्माण। विषय चुनने के बाद भूमिका, विषय वस्तु और उपसंहार में आप क्या लिखेंगे, इसकी रूपरेखा बनानी चाहिए। रूपरेखा लिखने से निबंध अधिक सुव्यवस्थित बनता है। जैसे विषय हो महानगर का जीवन, तो उसकी रूपरेखा इस प्रकार हो सकती है। भूमिका, नगर और महानगर का परिचय, महानगर की विशेषताएं। विषय वस्तु, वर्णन, महानगरों में भीड़-भाड़, आवास की समस्या, निवास और कार्यालय की दूरी, यातायात की समस्या, महंगाई, प्रदूषण और अशुद्ध वायु, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की सुविधाएं, अपराध, दुर्घटनाएं, सामाजिक समस्याएं, संपर्क, साधन, उद्योग धंधों का विकास, रोजगार और व्यापार की संभावनाएं, विदेशों से संपर्क, उपसंहार, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों, रोजगार और उद्योगों के कारण महत्व, कुछ सुधार और सुझाव। भाषाई कौशल। समास क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया, छोटा और संक्षिप्त शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। इसमें पहला और दूसरा शब्द अपना अलग अर्थ रखते हैं, लेकिन साथ आने पर नया अर्थ बना देते हैं। समास में जो शब्द मिलकर नया शब्द समस्त पद बनाते हैं, उन्हें पद कहते हैं। समास में छोटे शब्दों को तोड़कर जब पूरा वाक्य बनाते हैं, उसे विग्रह कहते हैं। अव्ययी भाव समास। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अव्यय पद का रूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता, वह सदा एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। उदाहरण, समस्त पद यथाशक्ति, विग्रह शक्ति के अनुसार। तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर। इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। कर्मधारय समास। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे विशेषण विशेष्य, समस्त पद महापुरुष, विग्रह महान है जो पुरुष। उपमेय उपमान, समस्त पद चंद्रवदन, विग्रह चंद्रमा के समान वदन मुंह। द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। उदाहरण, समस्त पद नवरत्न, विग्रह 9 रत्नों का समूह। द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और, या, अथवा तथा एवं आदि लगते हैं। उदाहरण, समस्त पद राम लक्ष्मण, विग्रह राम और लक्ष्मण। बहुब्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हों और अन्य पद प्रधान हो और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण, समस्त पद लंबोदर, विग्रह लंबा उदर, पेट जिसका। दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ गणेश प्रधान है।